वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जून सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा ने अपने घर के निकट एक बागान किया है। स्वयं वे अपने हाथों से खेती करते हैं। वहां घूमते फिरते श्री ठाकुर पहुंच गए। श्री ठाकुर को देखते ही केष्टोदा हाथ में मिट्टी लगी हुई अवस्था में खेत से बाहर निकल आए। श्री ठाकुर जी बोले, आपके काम में मैंने कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? केष्टोदा बोले, क्षति किस बात की? शौक से यह मैं कर रहा हूं। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, यह खूब अच्छी बात है। कृषि के विषय में लाख वक्तृता देने की अपेक्षा स्वयं जो अपने हाथों से कर रहे हैं उसका मूल्य कहीं अधिक है। आचार्य का अर्थ भी तो यही है। श्रेष्ठ व्यक्ति लोग जो आचरण करते हैं वही आचरण मर्यादा लाभ करता है और उसे फैलने में देर नहीं लगती है। ऋत्विक लोग फील्ड कर्म क्षेत्र में जाकर मनुष्य के खेत खलिहान में उतर पड़े और स्वयं यदि कुछ काम काज कर दें तो उसमें मनुष्य का खूब उत्साह बढ़ जाएगा। ऋत्विक केवल देखेंगे, केवल सीखेंगे और केवल कराएंगे। मनुष्य को हर समय अशेष उत्सव के बीच रख छोड़ेंगे। केष्टोदा इसी बीच हाथ धोकर आ पहुंचे। श्री ठाकुर ने कहा, क्या जाएंगे? केष्टोदा, जी हाँ। इस बार सभी मिलकर बाहर निकल पड़े। बेला बीत चली है, गर्मी का दिन है, इसलिए अब तक धूप काफ़ी है। श्री ठाकुर ग्राम के पथ की ओर अग्रसर हुए। बीच बीच में रुककर किसी किसी व्यक्ति से बातें भी कर लेते हैं। मौसी माँ के घर के दरवाजे पर आकर पुकारा, भेलकू की माँ, क्या करती हो? मौसी माँ और भेलकू दोनों ने ही दरवाजे खोलकर पूछा, क्या आप बैठेंगे? श्री ठाकुर बोले, अभी नहीं, कुछ घूम फिर लेता हूँ। बड़दा के घर निकट आकर उन्होंने इनकी खोज खबर ली। बड़दा की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। बड़दा को बाहर निकलते देखकर बोले, तुम अधिक इधर उधर मत टहलो, अभी तबीयत कैसी है? बड़दा ने प्रसन्न चित्त से कहा, अभी बहुत अच्छा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, सचमुच अच्छे हो कि मुझे प्रसन्न रखने के लिए अच्छा कह रहे हो? बड़दा बोले, सचमुच अच्छा हूँ, बदन का दर्द, सर दर्द बहुत कमा है। बड़दा ने श्री ठाकुर के लिए एक कुर्सी लाई, पर वे बैठे बगैर पुनः चल पड़े। चलते चलते केष्टोदा की तरफ देखकर कहते हैं, बड़ी बहू, बड़ खोखा, मड़ी, इन सब का लक्ष्य रहता है कि ये कैसे मुझे शांति पहुँचाएं। कष्ट में भी यदि ये लोग रहेंगे तो कहेंगे अच्छा हूँ। इन लोगों को कष्ट भी कम झेलना नहीं पड़ा है। केष्टोदा बोले, हाँ, बड़ खोखा को अभी भी बहुत कष्टों में चलना पड़ रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी, जन साधारण की संपत्ति हो गया हूँ न। सबों को लेकर ही परेशान रहता हूँ, उनमें ही लगा रहता हूँ, किंतु इन लोगों की भी कुछ खोज खबर लूँ ऐसा मौका भी नहीं मिलता है। सुनने में आया है कि बड़ खोखा का भी खूब लोकपाली स्वभाव है। उसके घर में खाने पीने की सामग्री रहे या नहीं, पर उसके साथ जो भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें किसी भी तरह कष्ट उठाने नहीं देता है। पहले उन लोगों की व्यवस्था करेगा, उसके बाद अपने घर संसार की। उसके बाल बच्चे भी कष्ट को खूब बर्दाश्त करने वाले हैं, कोई उज्न आपत्ति नहीं रहती है। वीरेंद्र भट्टाचार्य बोले, प्रत्येक में एक वैशिष्ट की झलक मिलती है। यह स्पष्ट रूप से पता चलता है साधारण व्यक्तियों से वे भिन्न है। अपनी उम्र वाले लड़कों पर अशोक का जो आधिपत्य है वह देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक बॉर्न लीडर, जन्मजात नेता है। श्री ठाकुर जी बोले, यह होना तो स्वाभाविक है। पैदल चलते हुए श्री ठाकुर केमिकल वर्क्स के निकट पहुंचे। कमलदा भट्टाचार्य ने एक कुर्सी ला कर दी। श्री ठाकुर केमिकल के मैदान में बैठे। बैठने के बाद बोले, सुना है कि विमलदा बागान पर खूब जोर दे रहे हैं। केष्टोदा बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, आपको यह काम कैसा लगता है? केष्टोदा बोले, अच्छा ही लगता है। अपने हाथ से कोई काम करने पर आत्मप्रसाद बोध होता है। यदि विभिन्न जिलों में हम लोगों के कुछ अच्छे ब्रांच शाखा हों एवं उन सारी जगहों पर यदि कृषि स्थान, तपोवन, शिल्प प्रतिष्ठान इत्यादि उठ खड़े हों तो आपकी इच्छा का शीघ्रतर प्रसार हो सकता है। आजकल कृषकों के बीच जो मूवमेंट, आंदोलन चल रहा है उसके द्वारा वे उनकी योग्यता बढ़ाने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि उन्हें भड़काकर उनकी जो भी कर्म क्षमता है उसे नष्ट कर रहे हैं।
श्री ठाकुर जी बोले, यदि मनुष्य को दूसरे के ही दोषों को दिखाना सिखाया जाए तो उसका कभी भी भला नहीं होगा। यदि दोष ही देखना है तो अपने अंदर का दोष देखना चाहिए। यदि मैं भूखे रहता हूँ तो वह दोष मेरा ही है, एवं अन्न जुटाने के लिए जो क्षमता बढ़ाने की जरूरत है उसे बढ़ाना होगा। ऐसा भाव ही अच्छा है। केष्टोदा बोले, वे सभी यहाँ जमींदार के शोषण की बातें करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, मैं कहता हूँ यदि मैं अपने आप को शोषित होने दूं तो यह दोष मेरा ही है। और देखें, आजकल चारों ओर शोषण की हवा बह गई है। प्रजाओं के पोषण के लिए जमींदारों ने कितना किया है उसकी चर्चा हम नहीं करते। हमें विरोध करने की एक आदत सी हो गई है, इसलिए खासकर विरोध की बातें ही चुन लेते हैं और कहते हैं, किंतु वास्तविक में उन्होंने कितना किया है उस ओर नजर नहीं पड़ती। जहाँ मेल मिलाप है वहाँ मेल मिलाप को इग्नोर उपेक्षा कर विरोध की बड़ी बड़ी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उससे मनुष्य अपना बनने के बजाय पराया हो जाता है। जमींदारों ने प्रजा के लिए दिल से बहुत कुछ किया है एवं प्रजा ने भी जमींदारों के लिए अपनी जान लड़ा दी है। ऐसे दृष्टांत और घटनाओं का अभाव नहीं है। आप लोग इन घटनाओं को खोजकर बाहर निकालें, जिससे मेल मिलाप हो वही करें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक के विरुद्ध भड़काने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे अंत में यही देखा जाएगा, सभी नुकसान के ही अंशीदार बन गए हैं, किसी का कोई नहीं है। आजकल पुनः हिंदुओं में विभिन्न श्रेणियों के बीच मतभेद फैलाने की खूब चेष्टा चल रही है। वैश्य तथा तपसीली जातियों के बीच यह प्रचार किया जा रहा है। ब्राह्मण कायस्थ लोग तुम लोगों से घृणा कर रहे हैं, तुम लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध तुम लोगों को उठ खड़ा होना होगा। कितना गर्म गर्म भाषण देते हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है। इन बातों को करने से श्रद्धा प्रीति नष्ट होकर समाज जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ता जा रहा है, इस बात को वे समझते नहीं हैं। घृणा कहाँ देखी यह समझ में नहीं आता। किसी की भी खातिरदारी नितांत कम नहीं थी। घर का नौकर यदि अधिक उम्र का रहता था तो उसे दादा काका इत्यादि कहकर घर वाले लोग पुकारा करते थे। मिलिट्री भाई साथ में थे, उन्होंने कहा घृणा और दुर्व्यवहार अनेक जगहों पर थे और अभी भी देखे जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो धारणा है कि साधारणतः पारस्परिक श्रद्धा और प्रीति का भाव ही प्रबल था। अभी प्रचार करके लोगों को यह समझाया जा रहा है कि उच्च वर्ण के लोग घोर अपराधी हैं। इसके फलस्वरूप वे भी रिजिड सख्त हो गए हैं, इसीलिए पहले वाला संबंध अब नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता हूँ उनकी ओर से कोई गलती या अन्याय नहीं हुआ है, यह एक विकृति की बात है। वर्ण विधान के उद्देश्य को भुलाकर सिर्फ उसकी विकृति की दिशा पर यदि अधिक बल दें तो हम लाभवान नहीं होंगे। उक्त भाई बोले, जो ब्राह्मण हैं, यदि उनका चरित्र ब्राह्मण की तरह नहीं हो तो वैश्य या शूद्र उसकी श्रद्धा क्यों करेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, जो प्रकृत ब्राह्मण है वह कभी किसी से जोर जबरदस्ती श्रद्धा का दावा नहीं करता है। उसका चरित्र स्वतः ही मनुष्य की श्रद्धा को आकर्षित करता है। जो श्रद्धावान होते हैं उनके निकट अश्रद्धावान लोग भी श्रद्धा पाने के योग्य बनने की प्रेरणा पाते हैं। राधा रमणदा जुआरदार बोले, आपकी बातें नहीं समझ सका। श्री ठाकुर जी बोले, जैसे तुम बाहर कहीं गए, तुम आश्रम में बहुत दिनों से हो, यह सुनकर यदि कोई तुम्हारे साथ खूब सश्रद्ध हो व्यवहार करता है तो तुम्हारी भी यह बुद्धि होगी कि यह मुझे आश्रम का व्यक्ति समझकर जब इतनी श्रद्धा कर रहा है तो मैं भी इस भाव से चलने की चेष्टा करूं जिससे इन लोगों की श्रद्धा का सम्मान रख सकूं। तत्पश्चात श्री ठाकुर तंबाकू पीने लगे। ग्राम के 2-3 व्यक्ति उसी पथ से जा रहे थे। श्री ठाकुर ने उन्हें पुकार कर कुशल समाचार पूछा। श्री ठाकुर ने केष्टोदा से पूछा, क्या आपने चुनी को पत्र लिखा है? केष्टोदा बोले, हाँ। प्रफुल्लदा बोले, केष्टोदा की चिट्ठियां इंस्पायरिंग उद्दीपनापूर्ण होती हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसलिए तो केष्टोदा को सबके पास पत्र लिखने कहता हूँ। केष्टोदा बोले, बाहर से जो कर्मी लोग पत्राचार करते हैं उनके पत्रों के जरिए यह बात समझ में आती है कि कामकाज के संबंध में किसकी कैसी धारणा है एवं कौन कितना कर रहा है। अनेकों के पत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अपने कर्तव्य के संबंध में उनकी धारणा ही अस्पष्ट है एवं जो काम कर रहे हैं
उसका भी कोई सिलसिला नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे ढंग से कार्य की नींव डालते हैं, उनका सब दिशाओं में ध्यान है। उन लोगों के पत्रों द्वारा यह बात पकड़ में आ जाती है। श्री ठाकुर जी बोले, काम जिसका धंधा नहीं होता है, वही जिसका ध्यान ज्ञान नहीं होता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। एक गीत है, भाविले भावेर उदय होय, अर्थात चिंता करने से ही भाव का उदय होता है। इस विषय में चिंता करनी चाहिए, उसी अनुसार काम करना चाहिए, आपस में वार्तालाप करना चाहिए, काम के सिलसिले के संबंध में धारणा रहनी चाहिए। पिछले काम को आगे करने से काम नहीं चलेगा। लोगों के द्वारा दिलवाने का अभ्यास खूब करना चाहिए, जो देते हैं उनकी टान बढ़ती है। केष्टोदा बोले, यदि आशा लेकर कोई दे, यदि यह सोचे कि ठाकुर को देने से ग्रह दोष का खंडन होगा और ऐसी बुद्धि से ही दे, तो श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं है, वह टान बढ़ाने के हित में बाधक होती है। पर देते देते करते करते एक ममता आ जाती है। सिर्फ इष्ट को ही नहीं दे, बल्कि पिता माता गुरुजन आत्मीय बंधु बांधव सबको देने में जिससे मनुष्य अभ्यस्त हो जाए, वही करना चाहिए। देते देते मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। संध्या उतर आई, चारों ओर शांतमय वातावरण है, सभी इष्ट के निकट इष्ट चिंतामग्न हैं, नीरव हैं। श्री ठाकुर ने थोड़ी देर के बाद कहा, मुझे काफ़ी कोयले की ज़रूरत है, पहले से ही उसकी व्यवस्था किए रहो। सबके साथ ऐसा प्रेम भाव रखना चाहिए जिससे किसी प्रकार भी मेरा काम सफर क्षतिग्रस्त न हो। केष्टोदा बोले, प्रफुल्ल और चुनी दोनों में से कोई आसनसोल नहीं जा सके हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण वर्धमान शहर से दूसरी ओर चले गए। श्री ठाकुर जी बोले, आयरन मसल्स एंड नर्व्स ऑफ स्टील, लौह की तरह मांसपेशी और इस्पात की तरह स्नायु की जरूरत है। घंटा पर घंटा, दिन पर दिन, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष अनफॉटिक, अनटायर्ड, अक्लांत भाव से होकर काम करना होगा। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, निराशी निर्मम होकर स्ट्रगल संग्राम को एंजॉय उपभोग करना सीखना होगा। जिनका ऐसा टेम्परामेंट और लाइकिंग प्रकृति और पसंद है, इस ठेले में उसका शरीर भी धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। जिनके चरित्र में यह नहीं है, जो तथाकथित पीस लविंग शांति प्रिय हैं और मन ही मन द्वंद्व युक्त हैं, अर्थात संशयी हैं, उसके अलावा परिश्रम करने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए यह काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति यहाँ आने पर टिक नहीं सकते हैं। नशा रहने पर मनुष्य काम बनाए बगैर चैन नहीं ले पाता है और समय के मुताबिक ही काम करने की चेष्टा करता है। अपने दैनंदिन जीवन को ऐसा बना लेना है जिससे उसकी तबीयत खराब नहीं हो पाती है। केष्टोदा बोले, आजकल कर्मियों को ऐसी बहुत सी जगहों में जाना पड़ता है जहां एक व्यक्ति भी दीक्षित नहीं है। पूरी अपरिचित जगहों पर जाकर काम शुरू करने में उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस, अभिज्ञता गेन अर्जन करने में सुविधा हो रही है। श्री ठाकुर जी बोले, यह तो अच्छी बात है। नई जगहों पर यदि अपरिचित व्यक्ति के घर अतिथि बनना हो तो श्रद्धेय गणमान्य व्यक्ति के घर अतिथि बनना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी आसानी से सबके साथ परिचित हो सकती है। आप लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, परम पिता का आश्रम सर्वत्र है। जहाँ चाहे वहाँ ठहरेंगे, जहाँ जाकर ठहरेंगे उनको बिल्कुल अपने व्यवहार के जरिए मुग्ध कर छोड़ेंगे। किसी के घर पर ठहरने काल में सब समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ उन्हें संग्रह कर दी जाए उनकी मर्यादा पर, जिससे आघात नहीं पहुँचे, इस प्रकार देनी चाहिए। आपका उनके घर पर ठहरना हर तरह से उनके लाभ का कारण होना चाहिए। इसे मानो बर्डन, भार समझकर फील बोध करने का मौका न मिले। जब मैं कुष्टिया जाता था और किसी के घर पर ठहरता था तो लोग वहाँ इतनी चीज़ें ला कर देते थे कि उन्हें रखने की जगह नहीं मिलती थी। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 245 से 251 तक। जय गुरु।